Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020. So welcome to देवत गेट एजी। आज हम बात करने वाले हैं हीट एंड वर्क की, और हीट एंड वर्क का जो इम्प्लीमेंटेशन है रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए वो हम देखेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन सी प्रोसेसेस हैं, ये हमने इसका थोड़ा सा हिंट हमने दिया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर, और हमने सारी प्रोसेसेस को बताया था कि भाई कौन सी रिवर्सिबल है, कौन सी इरिवर्सिबल है, कौन सी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, कौन सी एडियाबेटिक प्रोसेस है, और कौन सी इरिवर्सिबल प्रोसेस में कौन सी थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, कौन सी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। इसके अलावा कि मैंने हीट एंड वर्क को नहीं डिस्कस किया, खास करके रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए। तो जो चीज़ें रिमेनिंग छूट गई हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए वो हम डिस्कस करते हैं कि यार हीट एंड वर्क जो है मैक्सिमम हम किसके लिए निकालते हैं, रिवर्सिबल के लिए ही निकालते हैं। तो रिवर्सिबल हो या आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी लगभग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और लगभग उसको भी हम रिवर्सिबल में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस में ये चीज़ों को कंसीडर करते हैं, हीट एंड वर्क को। चलिए सबसे पहले हीट एंड वर्क का फॉर्मूला तो समझ लीजिए। देखिए सर, हीट का फॉर्मूला आपने बताया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि हीट का फॉर्मूला जो होता है mc∆T, ये होता है सर mc∆T। अब ये सर जो C है ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि सॉलिड की केस में क्या होगी, सॉलिड की केस में, लिक्विड की केस में क्या होगी, और गैस की केस में क्या होगी, तीनों की केस में स्पेसिफिक हीट कैसे होंगी। तो भाई एक आपने सुना था स्पेसिफिक हीट जो होती है वो स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है। एक क्या, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ना, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सर हम Cp से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम Cv से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉलिड के लिए जो Cp और Cv होता है वो सेम होता है, और इसको हम सिर्फ C से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा, लिक्विड के लिए भी Cp और Cv ना कोई कांस्टेंट प्रेशर होता है ना कोई कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, यहाँ पे भी Cp और Cv इज इक्वल टू सेम होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि C ऑफ वाटर अगर कहीं पे आता है तो उसकी वैल्यू होती है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये याद रखना। सर गैस के लिए, गैस के लिए ही तो स्पेशली Cp और Cv की का आगमन हुआ था, Cp एंड Cv गैस की केस में, ध्यान रखना। Cp और Cv इसमें Cp विल बी ग्रेटर देन Cv, और यहीं से उत्पत्ति होती है किस चीज की, R की। सर R क्या है, R इज नथिंग बट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, एंड व्हाट इज R? R इज द गैस कांस्टेंट। सर गैस कांस्टेंट,
What is gas constant? Gas constant is nothing but it is a R bar upon molecular mass या molecular weight. ठीक है, तो फिर सर R बार क्या है बेटा? R बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ सर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है. क्या होती है? फिक्स होती है. इसीलिए वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और वो होता है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन. ध्यान रखना यहाँ किलो मोल होता है और इसको अगर आप किलो को हटा दोगे तो इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि ये सर हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन. कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जा सकता है. बात समझ में आई? तो ये चीज़ें इसकी वैल्यूज़ होती हैं. तो आई होप सो कि आपको ये स्पेसिफिक हीट के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि हीट के अंदर मतलब हीट के अंदर जो ये स्पेसिफिक हीट है ये क्या है. बाकी मास आपको दिया होगा, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और व्हाट इज डेल्टी? डेल्टी इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर. क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. सर चेंज इन टेम्परेचर तो हमेशा T2 माइनस T1 होता है. बिल्कुल, हमेशा याद रखना T2 इन द सेंस कि T फाइनल माइनस T इनिशियल. ठीक है, अब यहां पे एक चीज साथ ही साथ समझ लेते हैं कि अगर ये जो TF माइनस TI है, TF माइनस TI है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, दैट मीन्स कि क्या हो रही है? हीट गेन हो रही है. हीट जो हो रही है इंक्रीज हो रही है, क्योंकि T फाइनल माइनस T इनिशियल ज्यादा आ रहा है. और अगर T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल क्या है यार, T फाइनल माइनस T इनिशियल अगर कम आता है, लेस देन 0 आता है, दैट मीन्स कि हीट जो हो रही है वो क्या हो रही है? हीट लॉस हो रही है. और यहाँ साथ ही साथ एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर ये हमारा सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर ये थर्मोडायनेमिक मैटर है, और अगर हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो अगर हम सिस्टम पे हीट अगर तो हम सिस्टम पे हीट देते हैं तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर सिस्टम से हीट निकलती है तो इसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ एक साइन है जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपकी हीट निकल रही है कि गेन हो रही है. ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसी समय मैं ये भी बता दे रहा हूं कि अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो ये क्या होगा? नेगेटिव वर्क होगा. और अगर सिस्टम से वर्क मिल रहा है तो ये वर्क क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा. हीट एंड वर्क का जो साइन है एक दूसरे के अपोजिट है. तो आई होप सो कि आपको हीट तो समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने हीट का एक एक टर्म जो है वो क्लियर कर दिया. ठीक है, अब साथ ही साथ एक चीज़ और समझते हैं कि इसी वक्त वर्क को भी क्लियर कर लेते हैं. सर वर्क क्या है? वर्क होता है, वर्क के लिए आपको दोनों सिस्टम के अलग अलग वर्क हैं. एक होता है सर ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम. ठीक है, अगर ओपन सिस्टम है तो सर इसके लिए वर्क होता VDP इंटीग्रेशन 1 to 2, मतलब कि प्रोसेस 1 to 2 जा रही है तो 1 to 2 होगा. क्लोज सिस्टम के लिए सर, क्लोज सिस्टम के लिए PDV होता है, ये भी 1 to 2 होता है. अब ये वर्क कौन सा वर्क है? सर ये वर्क हमेशा याद रखना, ये दोनों ही वर्क जो हैं ये रिवर्सिबल वर्क है. रिवर्सिबल वर्क मतलब कि अगर ये आइडियल सिचुएशन आती है, रिवर्सिबल, जैसे ही आपके सामने रिवर्सिबल शब्द आ जाए आप समझ लो कि रिवर्सिबल का मतलब होता है आइडियल, आइडियल सिचुएशन.
ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि ये सारे वर्क क्या हैं, रिवर्सिबल वर्क हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ हमने इसके पहले के वीडियो में समझी थी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो है वो प्रोसेसेस के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको, अगर मैं पीवी डायग्राम में, एक प्रॉपर्टी डायग्राम में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के प्रोसेसेस को लिखना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, प्रोसेस 1 to 2 इज रिवर्सिबल एंड प्रोसेस 1 to 2, ये 1 to 2 इज इरिवर्सिबल। ध्यान रखना, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा 1 to 2 रिवर्सिबल और 1 to 2 इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल को प्रॉपर्टी डायग्राम में हमेशा ऐसे डॉटेड लाइन में ही शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? क्योंकि यहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है। यहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस। इस चीज को ध्यान रखना, यही फ्रिक्शन लॉस है, जो गैप है आपका, यही फ्रिक्शन लॉस है, और इसी वजह से हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? तो आई होप सो कि हीट एंड वर्क आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा। अब बात करेंगे कि जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उसके लिए हीट एंड वर्क क्या क्या होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो आपके सामने हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेसेस में पहली प्रोसेस क्या, अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेसेस में एक चीज़ और है कि रिवर्सिबल के अंतर्गत अब हम ये समझ लेते हैं कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के लिए क्या क्या, एक टेबल टाइप का बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब भी आप तैयारी करते हैं ना, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस बात को, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देखिए, कोई चीज़ लिखते हैं आप, उसको याद करना मुश्किल होता है, लेकिन आप फिल्में देखते हैं, आपको फिल्में याद हो जाती। क्यों? क्योंकि वो पिक्चराइज्ड फॉर्म होता है। एक्चुअल में क्या फिल्म होती है क्या? एक्चुअल में कोई मूविंग कंटेंट होता है आपकी ये ड्राइव में? नहीं, वो फिक्स क्या होता है, पिक्सल्स होते हैं इसके, फोटोज़ के, अलग अलग फोटोज़ के पिक्सल्स होते हैं। उसको इतना फास्ट दिखाया जाता है कि आपको लगता है कि फिल्म चल रही है। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो पिक्चर्स को जल्दी कैच करता है, इसीलिए जब भी आप स्टडी करते हैं तो आप उसको पिक्चर्स के माध्यम से थोड़ा सा बनाया कीजिए। एक टेबल टाइप का बनाएंगे तो वो ज़्यादा याद होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेसेस में हम देख लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेसेस में दो चीज़ें हैं, एक तो क्लोज सिस्टम के लिए और दूसरा देख लेते हैं ओपन सिस्टम के लिए। ठीक, हमारे पास हीट जो है वो क्लियर हो गई। हीट क्लियर हो गई तो अब हम वर्क की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हीट हर जगह लगभग सेम होती है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग प्रोसेसेस के लिए चेक करते रहते हैं कि हीट एंड वर्क का क्या तरीका है। ठीक है, तो अब हम वर्क की तरफ अगर हम बढ़ें तो वर्क हमारा क्या होता है, अगर हम वर्क को डिफाइन करना चाहें तो वर्क जो है अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ओपन सिस्टम के लिए क्या वर्क है, ओपन सिस्टम के लिए वर्क होता है VDP और इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, और क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है, PdV होता है। PdV होता है क्लोज सिस्टम के लिए 1 to 2। क्लियर है? अब इसमें दोनों चीज़ें, एक चीज़ ध्यान देना कि ये जितने भी वर्क हैं, ये क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए VDP और PdV, ये सारे वर्क क्या हैं, रिवर्सिबल वर्क हैं। रिवर्सिबल वर्क है। दैट मीन्स कि रिवर्सिबल वर्क तभी है जब हम पीवी डायग्राम में क्या करें। देखिए, एक चीज़ और है, प्रॉपर्टी डायग्राम में एक चीज़ और समझ लीजिए। एक पीवी डायग्राम होता है, एक TS डायग्राम होता है। TS डायग्राम ये क्या है, टेम्परेचर, और S क्या है, एंट्रोपी है। तो पीवी डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा वर्क को रिप्रेजेंट करता है, और TS डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करता है हीट को। ठीक है, तो ये भी समझते रहना। अब इंटीग्रेशन हमेशा उसी चीज़ का निकाल सकते हैं जिसका हम डायग्राम जो है रिवर्सिबल रखें। जो हमारे पास 1 to 2 मान लीजिए एक प्रोसेस है पीवी डायग्राम पे, तो ये प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तभी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि PdV और VDP जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल वर्क है, इरिवर्सिबल वर्क नहीं है। ठीक है, तो वर्क को निकालेंगे कैसे? वर्क को निकालने का तरीका सर ऐसे है कि अगर मैं मान लीजिए कि
क्लोज सिस्टम की बात करता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम लेता हूँ। क्लोज सिस्टम के अंतर्गत मैं कुछ प्रोसेसेस ले लेता हूँ। मान लीजिए क्लोज सिस्टम के अंतर्गत प्रोसेसेस हमारी क्या क्या हैं। पहली प्रोसेस क्या है? आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। दूसरी क्या है? आइसोकोरिक। तीसरी क्या है? आइसोथर्मल। अब इनको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या मतलब होता है इन सब चीज़ का। चौथा क्या है हमारा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। मैंने क्या बताया था? मैंने एडियाबेटिक बताया था, अभी रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी बात करते हैं। और पांचवी क्या है आपका? पांचवी है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये कौन सी प्रोसेसेस हैं सर? ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। ये सारी प्रोसेसेस कौन सी हैं? रिवर्सिबल प्रोसेसेस। क्लोज सिस्टम की मैं बात कर रहा था, क्लोज सिस्टम की बात कर रहा था, तो जरा देख लेते हैं। पहली चीज तो ये कि ये जो प्रोसेसेस आई कहां से? ये जो आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है? ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है। जनरल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ सर? जनरल प्रोसेस का मतलब हुआ यार कि इसी प्रोसेस से सारी प्रोसेसेस बनी हुई हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और n क्या है? एक पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है और कुछ नहीं। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है और कुछ नहीं। इसी प्रोसेस से सारी वैल्यूज निकलती हैं। अलग अलग n की वैल्यूज पे अलग अलग प्रोसेसेस मिल जाती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो आइसोबेरिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है सर? आइसोबेरिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट हो। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर मैं पीवी की पावर n में, पीवी की पावर n में अगर मैं पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के अंतर्गत अगर मैं क्या रख दूं? n इज इक्वल टू 0 रख दूं। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 रख देता हूं तो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। बिल्कुल, ये वाली आइसोबेरिक प्रोसेस आ गई। वही आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? आइसोकोरिक होती है सर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। आइसोकोरिक को ही कहीं कहीं आइसोमेरिक भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। आइसोमेरिक, आइसोमेरिक प्रोसेस, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये कहां से आया सर? ये भी वही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू n पे अगर मैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव रख देता हूं तो हमारा आ जाएगा। n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव रख देंगे तो हमारा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। क्लियर है? आइसोथर्मल की केस क्या है सर? आइसोथर्मल की केस ये है बेटा कि आइसोथर्मल की जो प्रोसेस होती है वो होती है टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मैं देखूं कि PV इज इक्वल टू MRT में MR ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, अगर मैं टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर लूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर PV इज इक्वल टू टोटल कांस्टेंट हो जाएगा। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। और ये कहाँ से आया सर? ये आया अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ। जरा देखिए, n इज इक्वल टू 1 कहाँ रखूंगा मैं? PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। बिल्कुल सही है। मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि सारी प्रोसेसेस जो हैं वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से ही निकल के चली आ रही हैं। चलिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी देख लेते हैं। रिवर्सिबल एडियाबेटिक से रिप्रेजेंट करते हैं PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और गामा क्या है सर? गामा इज नथिंग बट गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन CV। Cp अपॉन CV करते हैं तो गामा आ जाता है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है, ठीक है। और गामा के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया था। वैसे मैं गामा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि गामा को कैसे हम अलग अलग तरीके से चेंज करते हैं, क्या रोल है गामा का। गामा इज इक्वल टू 1.67, गामा इज इक्वल टू 1.4, गामा इज इक्वल टू 1.3।
जैसे जैसे गामा की वैल्यू चेंज होती है, जैसे ये है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ये क्या है? डाईएटॉमिक गैस के लिए, डाईएटॉमिक गैस। ये क्या है? पॉलीएटॉमिक गैस। गामा क्या करता है? गामा क्या करता है कि गामा जो है एयर या गैसेस के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, गैस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। गैस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है। कैसे? ऐसे ही भाई, मोनोटॉमिक गैस है तो 1.67, डाईएटॉमिक है तो 1.4 और पॉलीटॉमिक है तो 1.3। मोनोटॉमिक का क्या मतलब हुआ सर? जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, ये सारी चीज़ें एक एटम है जिसमें मोनोटॉमिक। डायटॉमिक जैसे O2 है, N2 है, ये सारी चीज़ें जिसमें 2 एटम्स हैं। और पॉलीएटॉमिक जैसे CO2 है जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स है तो पॉलीएटॉमिक है। मतलब गामा क्या बताता है? गामा ये बताता है कि यार इसका मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोटॉमिक है कि डायटॉमिक है कि आपका पॉलीएटॉमिक है। बात समझ में आई? ठीक है। और अब इसमें क्या हुआ? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कहाँ से आया सर? ये सर अगर मैं n इक्वल टू गामा रख देता हूँ, गामा नॉर्मली हम 1.4 लेते हैं, जब हम एयर लेते हैं तो एयर लेते हैं तो 1.4 लेते हैं, और सर गामा ये n इक्वल टू गामा रख दिया तो हमें ये चीज़ें मिल गई। तो हमारे पास क्या मिल गया? ये मतलब कि एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है वो जनरल प्रोसेस है, और इसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से ही, इसी पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन से ही सारी की सारी इक्वेशंस निकल के आती हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इसके सामने थोड़ा सा हम चलते हैं आगे की तरफ। अब चूंकि एक ही फ्रेम में मुझे दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं इसी प्रोसेस को फिर से बनाऊंगा और मैं दिखाता हूं कैसे। सर ये क्या था? सर ये था क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंतर्गत मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था सर प्रोसेसेस। आइसोबेरिक, मैंने आपको क्या बताया? आइसोबेरिक, दूसरा आइसोकोरिक, तीसरा आइसोथर्मल, चौथा रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और पांचवा है पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, मैंने हर चीज़ बता दी। आइसोबेरिक का मतलब हुआ कि सर प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब हुआ सर वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब हुआ सर टेम्परेचर कांस्टेंट एंड पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, रिवर्सिबल एडियाबेटिक का मतलब हुआ पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पॉलीट्रॉपिक का मतलब हुआ पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, जनरल प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम देखें कि सर वर्क कैसे काम करेगा, सर क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क होता है वो पीडीवी होता है, और ये वर्क क्या होता है 1 to 2 हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम वर्क देख लेते हैं कि आइसोबेरिक की केस में वर्क क्या होगा। सबसे पहले आइसोबेरिक की जो इक्वेशन है वो हम देख लेते हैं। अगर हम ये इसका डायग्राम देख लेते हैं, पीवी डायग्राम, प्रेशर प्रॉपर्टी डायग्राम में आइसोबेरिक की इक्वेशन, ये डायग्राम कैसे बनेगा 1 to 2 ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि सर ये यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, 1 to 2 जाइए, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन करते हैं 1 to 2 पीडीवी, और इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा सर, इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा पी V2 माइनस V1, ये निकल के आएगा। सर क्या यही वर्क होगा? बिल्कुल यही वर्क होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसका जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा PV2 माइनस V1, किसका होगा? आइए आइसोबेरिक का वर्क हो जाएगा। सर दूसरा चीज़ देख लेते हैं, दूसरा देखते हैं आइसोकोरिक। चलिए देखते हैं आइसोकोरिक को। आई होप सो की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइसोकोरिक का क्या काम है? आइसोकोरिक का सर काम है, आइसोकोरिक ये है कि आपका ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मैं अगर ये आपका बनाऊँ प्रॉपर्टी डायग्राम, पीवी डायग्राम, तो कैसा बनेगा ये सर? कुछ ऐसा बनेगा।
या तो ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा या ऊपर से नीचे जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, V1 इज इक्वल टू V2 है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सर वर्क क्या होगा, 1 to 2 P dV, और dV क्या होता है, P V2 माइनस V1। और सर अगर V2 माइनस V1 है और V1 इज इक्वल टू V2 है इस केस में, तो आपके पास ये तो जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आइसोकोरिक का जो वर्क है, ये जो आइसोकोरिक का वर्क है, आइसोकोरिक का जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलिए अच्छा है, ठीक है। आइसोथर्मल की केस लेते हैं, आइसोथर्मल की केस लेते हैं। आइसोथर्मल बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, आइसोथर्मल को समझना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, आइसोथर्मल बहुत अच्छा वो है, प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल का मतलब होता है सर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, ये दो चीज़ें याद रखना हमेशा। अब सर इसका वर्क कैसे, आइसोथर्मल का पहले हम ये देख लेते हैं, PV डायग्राम कैसा बनता है। सर इसका PV डायग्राम कुछ PV की ऐसे कुछ बनता है, ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। देखिए मैं प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप चिंता मत कीजिए, सारे प्रॉपर्टी डायग्राम को मैं डिस्कस करूंगा। बस अभी के लिए आप बस इतना समझते जाओ कि मैं जो हिंट देता जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा हिंट जो है एक्स्ट्रा देने की आदत है मुझे, एक के साथ एक फ्री ना, ठीक है। तो यहां से वर्क क्या है सर, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, आपने ही कहा था PdV, 1 to 2 इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करता हूँ। इसके लिए आइसोथर्मल के लिए विशेष तौर पे ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV है, तो दैट मीन्स कि मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, और PdV को मैं यहाँ से निकालता हूँ। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि प्रेशर को कैसे निकालूंगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को अगर मैं C ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये वॉल्यूम V, तो C/V बोल सकता हूँ मैं। P इज इक्वल टू कांस्टेंट को अगर मैं C ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो कांस्टेंट को C लेने के बाद C/V मैं बोल सकता हूँ आराम से, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, मैं लिख सकता हूँ प्रेशर को C/V, और ये क्या dV साथ में था, dV, ठीक है। अब ये C तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 to 2, जिनको पता होगा वो C/ln/V हो जाएगा। और अब तो इंटीग्रेशन हो ही गया, तो इंटीग्रेशन का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये लिख देंगे कि ये 1 to 2 जा रहा है, ठीक है। 1/V का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। ये चीज़ जिसको नहीं पता थी यहाँ से सीख लेना, ln x होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली सर इंटीग्रेट कर दिया इसको, ठीक है। अब इंटीग्रेट जब हमने कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया C/ln V2 माइनस ln V1। C कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि सर अगर कहीं पे लिखा हुआ ln m माइनस ln n, तो उसका मतलब होता है ln m/n, और अगर कहीं लिखा है ln m प्लस ln n, तो उसका मतलब होता है ln m इंटू n, ठीक है। ये भी एक तरह से आपके पास कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखना, जिसको नहीं पता था तो याद रखना, 8वीं 10वीं की चीज़ है ये, छोटी सी चीज़। यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल के ला रहा हूँ, ये है C/ln V2/V1, देखिए। और C इज़ नथिंग बट C इज़ द PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, यही तो C था, कॉन्स्टेंट ही तो C है। तो मैं यहाँ पे C की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ सर, मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं PV इज़, इसको लिख सकता हूँ मैं कि वर्क जो होगा, वर्क हो जाएगा सर P1V1 इज ln V2/V1। सर आपने बोला कि कांस्टेंट इज इक्वल टू PV है, फिर आपने क्यों P1V1 कर दिया, देखिए कैसे। मैंने कहा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल है, तो P1V1, अगर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो क्या मैं लिख सकता हूँ P1V1 इज इक्वल टू P2V2। भाई PV अगर कांस्टेंट है, इसको V समझना, ये V, PV कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और अगर मैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लिख सकता हूँ, तो भाई इज इक्वल टू PV भी तो लिख सकता हूँ।
इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं P1 V1 तो लिख ही सकता हूं, लेकिन साथ में यहीं पे मैं ये भी लिख सकता हूं कि सर P2 V2 ln V2 अपॉन V1। बात समझ में आई? तो इसके कितने वर्क आए? एक टाइप का वर्क किया है, दूसरे टाइप का वर्क किया है, अभी और वर्क आएगा। कैसे? इसी इक्वेशन से एक चीज़ और निकलेगी सर। कैसे ये निकलेगी सर? अगर मैं P1 अपॉन P2 करूं तो ये V2 अपॉन V1 भी यहीं से आएगा। मतलब कि ये जो V2 अपॉन V1 लिखा हुआ था, ये V2 अपॉन V1 भी चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैं एक और तरीके से वर्क लिख सकता हूं सर, P1 V1 ln P1 अपॉन P2, या फिर P2 V2 ln P1 अपॉन P2। मतलब समझ रहे हैं? दो टाइप का वर्क इसमें, दो टाइप का वर्क इसमें। अब और भी इसमें कई तरीके हैं आइसोथर्मल के। जरा देखना, ये जो PV ln V2 अपॉन V1 आपने किया, ध्यान से समझना, यहाँ P1 अपॉन P2 है, यहाँ V2 अपॉन V1 है। ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, याद रखना अच्छे तरीके से। सर PV इज इक्वल टू MR भी तो हो सकता है, MRT ln V2 अपॉन V1। मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप PV इज इक्वल टू MRT को जितने तरीके से चेंज कर सकते हैं उतने तरीके से वो वर्क मिल सकता है। बात समझ में आई? तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये जो आइसोथर्मल की केस थी सर, ये आइसोथर्मल की केस में तो वर्क की तो भंडार लग गया है। मतलब जितना मर्जी आप उसमें वर्क निकाल सकते हैं आइसोथर्मल की केस में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात करता हूं मैं। रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या है सर? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस जब भी था तो DQ इज इक्वल टू 0 था, और एडियाबेटिक के कई तरीके भी बताए थे। लेकिन उसी एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। लेकिन अब मैंने एज्यूम कर लिया कि यही फास्ट प्रोसेस अब क्या हो गया? वेरी स्लो प्रोसेस हो गया, वेरी स्लो प्रोसेस। मैंने इसी रिवर्स एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या कर दिया कि स्लो कर दिया। तो मैंने बोल दिया कि अगर वेरी स्लो हो गया तो वो क्या हो गया? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो हमेशा याद रखना, जहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आए कि एडियाबेटिक है, सिर्फ एडियाबेटिक है, वहां पे आप क्या करेंगे? DQ इज इक्वल टू 0 करेंगे। ध्यान से समझना, जब भी आपके सामने एडियाबेटिक की केस आए, एडियाबेटिक की, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, वो है DQ इज इक्वल टू 0। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहे कि नहीं सर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो सर एक आइडियल प्रोसेस है। और अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए जो इंफॉर्मेशन होगी वो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। ध्यान से समझना ये चीज़। यहाँ पे एक चीज़ और मैं और एडिशनल बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि ये आया कहाँ से, लेकिन ये है एडिशनल। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक चीज़ आए तो अगर जो बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ को 5 स्टार नोट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जब भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक, आपसे क्या कहा? अगर एडियाबेटिक चीज़ चर्चा करता है तो सिर्फ DQ इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक की चर्चा करता है तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। जब आप PV इज इक्वल टू MRT लगाते हो तो सारी चीज़ें आपको इसी में से मॉडिफाई करके मैंने तीनों इक्वेशंस को निकाला है। आप जाके मेहनत करके निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप निकालोगे सारा ये निकल के चला आएगा। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन निकाल लो, आप टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल लो, आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल लो। PV इज इक्वल टू MRT जिंदाबाद है, वो आपको सब कुछ दे देगा। मैं बस इतना कहूँगा कि ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन है रिवर्सिबल एडियाबेटिक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अपने दिमाग में, जेहन में रखना। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ से भी सर वर्क निकालना चाहूँ तो मैं वर्क निकालना चाहूँ तो निकालिए भाई, क्या दिक्कत है? PdV को इंटीग्रेट कर दीजिए 1 to 2 और आपके पास वर्क मिल जाएगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, रिवर्सिबल एडियाबेटिक की। ठीक है, तो क्या था?
पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, और पी की जगह मैं क्या रख सकता हूं सर, पी की जगह रखा जा सकता है कॉन्स्टेंट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए सी मान लेता हूं तो सी बाई वी की पावर गामा रखा जा सकता है, ये चीज़ लिखी जा सकती है। और अगर ये चीज़ लिखी जा सकती है तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 सी अपॉन वी की पावर गामा और डीवी। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डीवी है यहाँ पे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के ही टर्म्स में हमको लेके आना है, तभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको आप इंटीग्रेशन तुम्हारी इच्छा हो तो कर लेना, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं मैथमेटिक्स में नहीं घुसना चाह रहा हूँ, नहीं तो आप चाहो तो ईजिली सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करना चाहो 1 to 2 सी वी की पावर गामा माइनस, ये माइनस गामा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये डी बी हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो आप कर लेना, नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं आपको इंटीग्रेशन बता दूंगा। अगर आप फर्दर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँगा कि इसका जो वर्क का वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P1V1 माइनस P2V2 अपॉन में गामा माइनस 1। बात समझ में आई? ये आपका वर्क हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक का। ये कौन सा है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। और सारे वर्क किस में निकल, पीडीवी जब भी लगाते हैं वो रिवर्सिबल ही वर्क मिलता है। दूसरा रिवर्सिबल, अगर आपको पॉलीट्रॉपिक पूछ रहा है, पॉलीट्रॉपिक रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक पूछ रहा है तो आपको क्या कर देना होगा, इसी में से P1V1 माइनस P2V2 अपॉन में n-1 कर देना है, वही गामा माइनस 1 की जगह। ये आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक का क्लोज सिस्टम का वर्क निकल के चला आएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये सारे प्रोसेसेस के वर्क आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं वर्क की जगह हीट पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से वो टेबल बनाता हूं और यहां से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं डिस्कशन? क्लोज सिस्टम, प्रोसेसेस, प्रोसेसेस के बाद आपका ये वर्क एंड हीट। अब हीट को भी कंसीडर करते हैं, तो प्रोसेसेस को कंसीडर करते हैं। प्रोसेसेस में पहली प्रोसेस है आइसोबेरिक। आइसोबेरिक का मतलब हुआ सर प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपके पास ये वर्क क्या था, पीडीवी, तो आपके पास आ जाएगा PV2 माइनस V1 आया होगा। ठीक है, और हीट क्या होगी सर, MC डेल्टी, यही होगी। दूसरा आइसोकोरिक। सर आप ये कह रहे हैं कि हीट हर जगह सेम होगी तो फिर इस टेबल को बनाने की आवश्यकता है, क्या है आवश्यकता है, वेट करो। आइसोकोरिक V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो वर्क 0, हीट ऑलरेडी MC डेल्टी। तीसरा क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वर्क क्या मिला यहाँ पे सर, यहाँ पे मिला PV P1V1 ln V2 अपॉन V1, मतलब और भी कई तरीके से मिला। MR, इसको PC P1V1 को आप MRT1 भी लिख सकते हो, MRT1 ln V2 अपॉन V1, कई तरीके से वर्क मिला था ना आइसोथर्मल में। ठीक है, हीट सर, हीट सर MC डेल्टी। क्या ये लगेगा, यही बताने की कोशिश में मैं था। क्या ये आइसोथर्मल की केस में हीट लगेगी? सर लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए, जब सब में लग रही है तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? इसमें इसलिए दिक्कत आ गई बेटा कि MC डेल्टी का मतलब हुआ कि यहाँ पे आइसोथर्मल की केस में, आइसोथर्मल की केस में T1 इज इक्वल टू T2 होगा। क्यों सर, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये डेल्टी क्या होता है, डेल्टी होता है T2 माइनस T1, और इस केस में फिर T2 माइनस T1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सर आइसोथर्मल की केस, आप ये कह रहे हैं कि आइसोथर्मल की केस में आपका हीट 0 होगा। आइसोथर्मल की केस में बेटा हीट 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती वो समझ लेते हैं, इसीलिए मैंने हीट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जब देखो हीट इज इक्वल टू होता क्या है, हीट इज इक्वल टू होता है सर MC डेल्टी। MC C क्या है सर, C है स्पेसिफिक हीट।
अगर मैं इसको स्पेसिफिक हीट को m के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका नामकरण होता है हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब जरा देखो आइसोथर्मल की केस में मैं हीट कैपेसिटी को निकालूं तो क्या निकलेगा? सर हीट कैपेसिटी अगर आप निकालते हैं तो हीट कैपेसिटी निकल जाएगी आपकी हीट अपॉन में डेल टी, और आइसोथर्मल की केस में आप कह रहे हैं कि डेल टी चेंज इन टेम्परेचर जो है वो जीरो है, और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये फाइनल क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और हीट कैपेसिटी ऐसा कौन सा सोर्स या सिंक है जिसकी हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव हो? मतलब सर आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है, अगर मैं mc डेल टी हीट के लिए लगाता हूं, अगर मैं हीट के लिए फॉर्मूला mc डेल टी लगाता हूं तो हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव आ जाएगी। और इन्फिनिटिव हीट कैपेसिटी किसकी होती है? इसकी सन की हो सकती है, या सी आपका समुद्र है इसकी हो सकती है। इन सब की हीट कैपेसिटी हम लगभग इन्फिनिटिव लेते हैं। उनकी हीट की एब्जॉर्ब करने, अपने पास रखने की क्षमता हीट कैपेसिटी, मतलब आपकी कितनी कैपेसिटी है, वैसे ही। तो मुझे बताओ कि यार ये तो फिर संभव नहीं है कि आइसोथर्मल की केस में हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव हो, और इन्फिनिटिव का मतलब हुआ कि अनडिफाइंड। जब चीज़ें इन्फिनिटिव हो गई तो इसका मतलब कि हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। और क्या आइसोथर्मल इतनी बड़ी प्रोसेस है कि जिसकी हीट कैपेसिटी अनडिफाइंड हो जाए? तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं mc डेल टी की तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम mc डेल टी आइसोथर्मल की केस में नहीं लगाएंगे। तो सर हीट होगी ही नहीं? होगी। कैसे होगी? जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाओ, dq इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। बिल्कुल सही है, dq। अब डेल यू क्या होता है सर? डेल यू होता है mcv डेल टी, mcv डेल टी होता है। ठीक है, तो डेल टी तो जीरो है इस केस में। जरा देखिए, इस केस में डेल टी क्या है? जीरो है। और अगर इस केस में डेल टी जीरो है तो ये इस बात का प्रमाण है कि डेल यू इस केस में जीरो हो जाएगा। किस केस में सर? आइसोथर्मल की केस में। आइसोथर्मल की केस में डेल यू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू ही डी डब्ल्यू होगा। बिल्कुल सही है। डी डब्ल्यू क्या था? एम आर टी वन एल एन वी टू अपॉन वी वन, या फिर पी वन वी वन एल एन वी टू अपॉन वी वन। मतलब यही जो वर्क आया था यही वर्क आपका हीट भी होगा। ये किस केस में? ओनली एंड ओनली आइसोथर्मल की केस में। ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल की ही एक ऐसी केस है जिसमें डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होगा। ये कहां से होगा ये मैंने आपको बता दिया। इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी बिकॉज ऑफ डेल टी जीरो। बात समझ में आई? तो यहाँ पे गलती से आप mc डेल टी नहीं लगाएंगे। mc डेल टी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सर हीट कैपेसिटी इसकी अनडिफाइंड हो जाती है डेल टी रखने पर, इसलिए हम mc डेल टी नहीं लगाएंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, अगर ये बात समझ में आई तो अब फिर ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद सर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक सर पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। यहाँ पे वर्क आपने बताया था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा -1 होगा। और अगर हीट कैपेसिटी हीट निकालेंगे तो यहाँ पे भी mc डेल टी ही हीट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वही चीज़ आपकी ये पॉलीट्रॉपिक के लिए भी हो जाएगी। वही चीज़ आपकी पॉलीट्रॉपिक के लिए भी हो जाएगी। पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ भूल गया मैं। भूल क्या गया? ध्यान से समझना, ये चीज़ क्या था भाई? हमने कहा कि ये एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक है मतलब ये है कि यार ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, एडियाबेटिक हो या रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, डी क्यू इस केस में क्या होगी? जीरो होगी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये फॉर्मूले सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आपने ही तो बताया था एडियाबेटिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक, जहाँ पे भी ये शब्द दिखते हैं वहाँ डी क्यू जीरो हो जाता है, हीट जीरो हो जाएगी।
दैट मीन्स कि एडियाबेटिक के केस में ये हीट जीरो हो जाती है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक तरह से रिवर्सिबल केस है, वहाँ पे भी हीट जीरो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? एक ये फार्मूला और दो और एक्स्ट्रा फार्मूला बताया था, अगली बार मिलना तो भूलना नहीं। और पॉलीट्रॉपिक केस में, पॉलीट्रॉपिक की केस में MCN del T होगा, मतलब इसको एक पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक एक तरह से हीट कैपेसिटी मैंने बोल दिया है, स्पेसिफिक हीट, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट बोल दिया है, बस एक नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, MCN del T। यहाँ से चीज़ें निकल आएंगी। ये रहा आपका क्लोज सिस्टम के लिए। अब हम आगे आते हैं ओपन सिस्टम की। अगर हम बात करें तो ओपन सिस्टम का, अब देखिए जैसे क्लोज सिस्टम का था वैसे ही ओपन सिस्टम का है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपके सामने फॉर्मूला रख देता हूं। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम में आपके पास जो है सर, पहला प्रोसेस आइसोकोरिक, कुछ भी आइसोकोरिक या आइसोबेरिक, कुछ भी ले लेना, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, और पांचवा क्या है? पॉलीट्रॉपिक। मैं बार बार कह रहा हूं ये कौन सी प्रोसेसेस हैं? ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। और ओपन सिस्टम में VDP हो जाएगा आपका वर्क। ये वर्क क्या होगा? ये वर्क भी कौन सा होगा? ये रिवर्सिबल वर्क है सर, क्योंकि ये रिवर्सिबल वर्क में ही यूज होगा। आइसोबेरिक, आइसोकोरिक क्या है सर? वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोबेरिक क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या है? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। चीज़ें वही हैं। पॉलीट्रॉपिक PV की पावर N इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें वही हैं। अब वर्क क्या होगा? सवाल ये है वर्क क्या होगा। वर्क को निकालते हैं। वर्क क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ VDP, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 to 2, तो V P2 माइनस P1, चूँकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यही वर्क हो जाएगा। दूसरा आइसोबेरिक में सर यहाँ पे भी VDP इंटीग्रेशन 1 to 2, VDP का मतलब V P2 माइनस P1, और चूँकि P कांस्टेंट है तो P1 इज इक्वल टू P2 है, और P कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये चीज़ जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे वर्क कितना मिल जाएगा आपको? जीरो मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये अब आइसोथर्मल की केस आ गई। अब फिर से आपके पास स्टेप आ गया आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल क्या होता है? आइसोथर्मल में भी क्या होगा? VDP 1 to 2, मतलब कि आपको प्रेशर के टर्म्स में चीज़ें लानी है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास क्या है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C ले लेते हैं, और आपके पास P लाना है तो आप क्या करेंगे? V इज इक्वल टू रखेंगे C/P, C/P रखेंगे, तो यहाँ से आपके सामने कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, और वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? C/P, हाँ अभी रखते हैं DP, और इंटीग्रेशन 1 to 2। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो LNP, और क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन 1 to 2। फिर क्या हो जाएगा? CLNP2 माइनस LNP1। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये CLNP2/P1। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो वर्क है, ये वर्क उसी टर्म्स में आ रहा है जो आपका ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम था। तो हमेशा याद रखना कि ये जो रिवर्सिबल ये जो आपका चाहे क्लोज सिस्टम हो, ये चीज़ को दिमाग में रखना। आप अगर टोटल निकालेंगे सारी चीज़ें ना, तो आपके सामने वही सारी चीज़ें फिर से आ जाएंगी वर्क, जो आपको वर्क वहाँ पे मिला हुआ था क्लोज सिस्टम में। तो हमेशा याद रखना, आइसोथर्मल एक ऐसी केस है, आइसोथर्मल एक ऐसी केस है, आइसोथर्मल की केस में आपके सामने वर्क जो होगा ओपन सिस्टम का और क्लोज सिस्टम का दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दोनों के लिए वर्क जो आएगा वो हमेशा बराबर ही आएगा, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। और हीट क्या होगी? हीट हमेशा इज इक्वल टू वर्क ही होगी।
हीट इज इक्वल टू वर्क होगी, ये दोनों की केस में, तो इसको निकालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। रही बात रिवर्सिबल एडियाबेटिक की, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में ओपन सिस्टम में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ओपन सिस्टम में देखते हैं उधर स्पेस है कि नहीं। वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक की केस में आपके पास जो वर्क मिलेगा वो ओपन सिस्टम का वर्क क्या होगा, वो हो जाएगा गामा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1, वही सारी चीज़ें हैं, बस एक गामा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है। वही चीज़ पॉलीट्रॉपिक में भी हो जाएगा। पॉलीट्रॉपिक क्या होगा, W ओपन के लिए, ओपन सिस्टम में वही सेम चीज़ हो जाएगी। n ऊपर, उसमें क्या था क्लोज सिस्टम में, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में n माइनस 1 था। अब इसी में क्या करना है, आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है और बाकी की चीज़ें सेम रहेंगी, ये ओपन सिस्टम के लिए हो जाएगा। तो आई होप सो कि ये जो वर्क एंड हीट है, जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज था मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल तक बताने की कोशिश की, और आई होप सो कि आपको ये वर्क एंड हीट ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम के लिए क्लियर हो गया होगा। सारे अलग अलग प्रोसेसेस के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, घर में रहना और सुरक्षित रहना। किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल है। मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले नवंबर या दिसंबर तक हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और एक एक चीज़ें जो बेसिक से बताई जानी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि आपका कैरियर चेंज हो जाए। हमारा विज़न ही है कि हम गेट का जो रिज़ल्ट है वो 17% से 37% तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुधर सके और हम लोग आगे बढ़ सकें। हम जैसे बच्चे जिन्होंने संघर्ष किया है, मैंने भी 6 साल तैयारी की, उस दौरान जो मैंने संघर्ष किया, इसीलिए मैंने इस चैनल को क्रिएट भी किया कि मैं उस चैनल को क्रिएट करता हूं कि वहां से बच्चों को वो तकलीफ़ें ना मिले जो मिल रही हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना यार। थैंक यू।